हमने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अध्ययन किया था कि किस तरह यूरोप में कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां थी उन बुराइयों के विरोध के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ था। अंग्रेजी में विरोध करने को प्रोटेस्ट करना कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में मार्टिन लूथर और उसके अनुयायियों द्वारा कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां आ गई थी उनका विरोध किया गया, उन बुराइयों को प्रोटेस्ट किया गया। इसलिए जो कैथोलिक धर्म की बुराइयों का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कालांतर में प्रोटेस्टेंट कहलाए और इस तरह यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। इस प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के पीछे मार्टिन लूथर से लेकर अनेक पड़ाव इसमें आए और अंततः जो परिणाम हुआ तो 1555 ईस्वी की ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता मिली और कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंट वादियों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। परंतु जो ऑक्सबर्ग की संधि थी जिसके तहत यद्यपि प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता तो मिल गई परंतु फिर भी यह संधि कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच स्थायी धार्मिक समझौता संपन्न नहीं करा सकी, क्योंकि इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होता रहा। इसका कारण था कि प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय से धार्मिक असहिष्णुता की भावना का यूरोप में तेजी से विकास हुआ और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे वो कैथोलिक चर्च की जो संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली थी उस संपत्ति के कारण भी दोनों में संघर्ष होता रहा। और अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, अब यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मों के अनुयायी यह प्रयास करने लगे कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। इस तरह विभिन्न जो कारण थे जिनमें मुख्यतः धार्मिक कारण था, साथ ही साथ राजनीतिक कारण भी थे। फिर यूरोप पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने का भी प्रयास था, जो कि फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि फ्रांस चाहता था कि यूरोप पर उसका वर्चस्व हो, स्पेन चाहता था कि यूरोप पर उसका वर्चस्व रहे। इन विभिन्न कारणों से, जिनमें कि धार्मिक कारण मुख्य थे, इन सब कारणों से यूरोप में 1618 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक ये युद्ध चला, जिसे हम इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध के रूप में या 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के पीछे क्या कारण थे? विद्वानों ने इस युद्ध का जो अध्ययन प्रस्तुत किया, उसमें वे मानते हैं कि वैसे तो 30 वर्षीय युद्ध के अनेक कारण थे, किंतु इसके मूल में दो महत्वपूर्ण बिंदु अंतर्निहित थे। अर्थात 30 वर्षीय युद्ध क्यों हुआ, इसके मूल में कौन से तत्व थे जो उसके मूल में छुपे हुए थे,
और जिन तत्वों ने युद्ध को उभार दिया, जिन तत्वों ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया, उनमें पहला तत्व था स्पेन का जो हैब्सबर्ग राजवंश था। इस हैब्सबर्ग राजवंश के शासक उस समय स्पेन के अतिरिक्त यूरोप के अन्य भागों पर अर्थात जर्मनी के अन्य राज्यों पर भी शासन कर रहे थे। और हैब्सबर्ग जो राजवंश था वो अपना प्रभाव, अपनी सर्वोच्चता, अपनी श्रेष्ठता यूरोप में स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर था फ्रांस का बूर्बो राजवंश। फ्रांस में उस समय बूर्बो वंश का शासन था और फ्रांस का बूर्बो राजवंश चाहता था कि यूरोप में वह श्रेष्ठ रहे, उसकी श्रेष्ठता यूरोप के अन्य देश स्वीकार कर लें। एक महत्वपूर्ण कारण ये था। और दूसरा कारण था रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के मध्य विवाद या दोनों धर्मों के बीच अस्तित्व को लेकर एक जो संघर्ष पैदा हुआ। और इस संघर्ष ने ही मूलतः इस 30 वर्षीय युद्ध के पीछे रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्म का ही संघर्ष युद्ध के लिए एक प्रकार से उत्तरदायी था। अब 30 वर्षीय युद्ध के कारण क्या थे, इसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करना चाहेंगे। पहला कारण था धार्मिक कारण। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मार्टिन लूथर के अपनी स्वतंत्र विचारों के कारण तथा कैथोलिक धर्म की जो बुराइयां थी उनका विरोध करने के कारण जो प्रोटेस्टेंट धर्म स्थापित हुआ, धीरे धीरे यूरोप में और मुख्यतः जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों में वृद्धि होने लग गई थी। जब प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों में वृद्धि हुई और इस वृद्धि ने क्या कर दिया, प्रोटेस्टेंटों द्वारा अब जो है कैथोलिक चर्च की संपत्ति पर अधिकार करना आरंभ कर दिया गया। अब वो कैथोलिकों की संपत्ति पर अधिकार करने लगे। साथ ही साथ कैथोलिक धर्मानुयायियों ने भी ये प्रयास किया कि वो प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार को रोकें। और इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अपना धर्म का प्रचार करना चाहते थे, उसके चर्चों का विस्तार करना चाहते थे, जबकि कैथोलिक धर्म के लोग उनको रोकना चाहते थे। इस कारण दोनों वर्गों में घृणा, कटुता व शत्रुता की भावना पैदा हुई। और यह भावना जब पैदा हुई तो इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप और मुख्यतः जर्मनी दो गुटों में विभक्त हो गया। एक गुट प्रोटेस्टेंटों का बन गया, दूसरा गुट कैथोलिकों का। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था आक्सबर्ग की जो संधि हुई थी। इस संधि से न तो प्रोटेस्टेंट संतुष्ट थे और न ही कैथोलिक। इसलिए आक्सबर्ग की संधि दोनों पक्षों को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकी और इस कारण भी दोनों पक्ष जो असंतुष्ट रहे वो कालांतर में युद्ध का कारण बने। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, उस समय यूरोप के अनेक देश कैथोलिक धर्म के समर्थक थे। जैसे फ्रांस व स्पेन में कैथोलिक धर्म का प्रभाव स्थापित था और स्पेन नीदरलैंड में जब कैथोलिक धर्म का स्पेन ने नीदरलैंड में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उसने प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार किया। जब स्पेन ने प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों पर अत्याचार किया तो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यह भी एक कारण बना। चौथा बिंदु था, चूंकि उस काल में यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म की लोकप्रियता बड़ी तीव्रता से बढ़ रही थी और प्रोटेस्टेंट धर्म की लोकप्रियता को बढ़ने से रोकने के लिए कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक धर्म में भी सुधार करने का प्रयास किया, जिसको हम एंटी रिफॉर्मेशन या काउंटर रिफॉर्मेशन जो के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं कि अब जो है कैथोलिक धर्म के जो सच्चे अनुयायी थे उन्होंने भी यह प्रयास किया कि वास्तव में कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां आ गई हैं
उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की कैथोलिक धर्म में आस्था बनी रहे। और इसके लिए जो जेसुइट पादरी थे या अन्य जो महत्वपूर्ण लोग थे, उन्होंने क्या किया, कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन चलाया। और इससे जब कैथोलिकों ने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास किया, तो फिर प्रोटेस्टेंट भी अपने धर्म में और सुधार के लिए सजग हुए, और जिससे दोनों में क्या हुआ, और संघर्ष हुआ। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु था ऑक्सबर्ग की संधि की जो संपत्ति व्यवस्था थी। असल में ऑक्सबर्ग की संधि ने जो संपत्ति की व्यवस्था दी थी, वह व्यवस्था स्पष्ट न होने के कारण प्रोटेस्टेंट ये चाहते थे कि वो जितने अधिक कैथोलिकों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे, उतना उनका क्या होगा, उनकी चर्चों को बढ़ावा मिलेगा, उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी। इस कारण भी दोनों वर्गों के बीच या दोनों धर्मों के बीच संघर्ष बढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक कारण। जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दृष्टि से स्पेन का हैब्सबर्ग यूरोप पर और जर्मनी पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, जबकि फ्रांस का जो बुर्बोन राजवंश था, फ्रांस का सम्राट चाहता था कि उसका साम्राज्य जर्मनी में राइन नदी तक फैल जाए और वह स्पेन से अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके। अर्थात फ्रांस जर्मनी तक अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और स्पेन जर्मनी के राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। इस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि उस काल में जर्मनी आज की तरह एक राष्ट्र नहीं था। उस समय जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था, और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। हाँ, वैधानिक रूप से उनके ऊपर जो पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट होता था, वो एक प्रकार से उसके अधीन होते थे, उसके प्रभाव में होते थे। जर्मनी के राज्यों का जो अध्यक्ष होता था, उस समय वो पवित्र रोमन सम्राट होता था, और उस समय पवित्र रोमन सम्राट का पद स्पेन के पास था। इस तरह स्पेन का जर्मनी के सभी राज्यों पर प्रभाव था, और फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी के राज्यों पर स्पेन का प्रभाव रहे, क्योंकि फ्रांस स्पेन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझता था। इसलिए फ्रांस जर्मनी के राज्यों पर या जर्मन साम्राज्य तक, जर्मनी के राइन नदी तक अपना साम्राज्य विस्तृत करके स्पेन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। हम इसको यह भी इस तरह भी समझ सकते हैं कि जर्मनी के राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए फ्रांस और स्पेन के बीच संघर्ष हुआ। आपको यह तथ्य अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जबकि दोनों देश कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, फ्रांस भी कैथोलिक धर्म का अनुयायी था और स्पेन भी, परंतु फिर भी दोनों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। उसका कारण था जर्मनी के राज्यों पर अपना प्रभाव, अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा। और यही राजनीतिक कारण अंततः क्या हुआ, 30 वर्षीय युद्ध के अंततम जो परिणाम था उसके लिए उत्तरदायी हुआ। और संयोग से क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर स्पेन द्वारा अत्याचार किए जाने से जर्मनी में गृह युद्ध हो गया, और जो कालांतर में 30 वर्षीय युद्ध में परिवर्तित हो गया। अब हम ये अध्ययन करना चाहेंगे, इस बात पे प्रकाश डालना चाहेंगे कि युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, अर्थात युद्ध किस कारण प्रारंभ हुआ। वो जो कारण था तत्काल, वो कारण क्या था? वह कारण था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बोहेमिया का विद्रोह।
क्योंकि 17वीं सदी में ऑस्ट्रिया का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। देखो आज जो है ऑस्ट्रिया यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी वियना है, बहुत छोटा देश है। लेकिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस युग में ऑस्ट्रिया एक अत्यंत विशाल साम्राज्य का देश था और बोहेमिया इस साम्राज्य का ही क्या था, एक अंग था। बोहेमिया की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी, जबकि जर्मनी के जो अन्य राज्य थे उनमें क्या था, कैथोलिक धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक थी। अब इस समय क्या हुआ कि जो जर्मनी का जो एक राज्य था सैक्सनी, और वहां का जो शासक था फ्रेडरिक, प्रोटेस्टेंटों ने, क्योंकि फ्रेडरिक प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था, एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म का संरक्षक भी था, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों ने फ्रेडरिक के नेतृत्व में एक प्रोटेस्टेंट लीग का गठन कर दिया। और इसके विरोध स्वरूप जब प्रोटेस्टेंटों ने अपनी अलग लीग बना दी, तो फिर कैथोलिकों ने भी क्या किया, वेवेरिया जो जर्मनी का एक राज्य था, वेवेरिया के शासक मैक्सिमिलियन के संरक्षण में कैथोलिक लीग का गठन कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जर्मनी में दो गुट बन गए, एक प्रोटेस्टेंट लीग और एक कैथोलिक लीग। अब जब, जैसे मैंने कहा कि बोहेमिया में विद्रोह क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब जर्मनी में दो गुट स्थापित हो गए, प्रोटेस्टेंट लीग और कैथोलिक लीग, तो उस समय जो कैथोलिक लीग का समर्थक शासक था फर्डिनेंड द्वितीय, उसके अधीन उस समय बोहेमिया उसके अधीन था। तो फर्डिनेंड द्वितीय ने बोहेमिया के जो प्रोटेस्टेंट अनुयायी थे उनको कैथोलिक बनाने का प्रयास किया, अर्थात बोहेमिया के प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को फर्डिनेंड द्वितीय ने जबरदस्ती कैथोलिक बनाने का प्रयास किया। तो इसका जो है प्रोटेस्टेंट जनता ने विरोध किया, और जब इसका विरोध किया तो फर्डिनेंड ने क्या किया, उनके विद्रोह का दमन किया और ऐसे आदेश जारी किए कि प्रोटेस्टेंटों को जबरदस्ती कैथोलिक बनाना प्रारंभ कर दिया। इससे बोहेमिया की जनता नाराज हुई और उसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उस समय बोहेमिया एक प्रकार से आस्था के प्रभाव में था। तो ये विद्रोह एक प्रकार से आस्था के विरुद्ध भी था, और जो बोहेमिया का शासक था फर्डिनेंड द्वितीय उसके विरुद्ध था। तो प्रोटेस्टेंटों के इस विद्रोह ने कालांतर में एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया, और यही विद्रोह कालांतर में 30 वर्षीय युद्ध में परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। जब बोहेमिया के लोगों ने फर्डिनेंड द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उन्होंने प्राग के किले पर आक्रमण कर दिया। विद्रोहियों ने जबरदस्ती 1618 ईस्वी में प्राग के किले में प्रवेश किया, और किले में जो भी अधिकारी उपस्थित थे उनको खिड़कियों से किले से बाहर फेंक दिया। यह एक प्रकार से जर्मन सम्राट के लिए खुली चुनौती। इसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह प्रोटेस्टेंटों ने जर्मन सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। प्रोटेस्टेंटों ने फिर पेलेटाइन के शासक फ्रेडरिक को अपना सम्राट घोषित किया, और इस तरह फर्डिनेंड के विरुद्ध प्रोटेस्टेंटों ने खुली चुनौती दे दी, और इस तरह 1618 ईस्वी में प्राग के किले में प्रवेश कर जो विद्रोह आरंभ हुआ, इसने 30 वर्षीय युद्ध को जन्म दिया। तो इस तरह 30 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। अगले बिंदु में हम इस युद्ध का जो विभिन्न कालखंडों में के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन करेंगे।